हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानवेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ। मैं आपको जो कि हम बीपीएससी के रिगार्डिंग जो साइंस पढ़ रहे हैं उसके रिगार्डिंग क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, बीपीएससी के रिगार्डिंग पूरा साइंस करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर जितना भी है घटना चक्र से प्रीवियस ईयर पूरा करा रहा हूँ। तो सभी बच्चे जो भी बीपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, स्पेशल फॉर बीपीएससी बीपीएस का एससी के जो भी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं वो इसको जरूर पढ़ें। मैं पूरा घटना चक्र आपका जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर कब से कब 38वीं बीपीएससी से 69वीं बीपीएससी तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं, राइट, वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो वो बच्चे सारे एक एक क्लास लेके एक एक क्लास लें, राइट। और साइंस का है, राइट, फिजिक्स स्टार्ट है, फिजिक्स की एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास है। तो वो बच्चे सारे जुड़ जाएं और सारे बच्चे एक साथ क्लास को अटेंड करें और मजा आएगा, राइट। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं स्थूल पदार्थों के गुण, राइट। तो ये फिजिक्स का है, तो इसके एमसीक्यू करा पीआईक्यू करा रहा हूँ। ठीक है, पीआईक्यू पूरे कराऊंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे पीआईक्यू कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलें तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला, राइट। जब दिन में पानी भर क्या जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है, मतलब क्या कहे कि जब दिन होता है, दिन में पानी पर क्या होता है, पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। ठीक है, इस घटना का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए क्या बोला है, प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन बी बोला प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन सी बोला प्रकाश का ध्रुवीकरण। ऑप्शन डी बोला प्रकाश का व्यतिकरण। और या ऑप्शन ई बोल रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सभी बच्चे कमेंट करके इसको आंसर बताएं और इसका जो आंसर होगा वो क्या है। हाँ बिल्कुल, कमेंट करते जाएं। इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश के व्यतिकरण से क्या होता है कि प्रकाश के व्यतिकरण से ये होता है कि जब दिन में पानी पर जो फिल्म चढ़ जाती है साबुन की, ऐसे पानी जाता है और फिल्म चढ़ जाती है, तो वो यह सुंदर रंग दिखाती है। मतलब जो सुंदर रंग दिखते हैं ना थोड़े से, वो रंग कैसे किस वजह से दिखाती है? प्रकाश के व्यतिकरण की वजह से, राइट। तो याद रखिएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करिए। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? बताइए सभी बच्चे। एक ठोस के एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वा हाँ ऊर्ध्वपातन। ठीक है, संघनन या वाष्पन या उबलना। बताइए क्या कहते हैं? जब एक ठोस है वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो सभी बच्चे बताएं इसका आंसर। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं इसको। जब एक ठोस होता है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला? विंडो या घरेलू, क्या बोला है? देखो समझने की, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? मतलब क्या करना है, विंडो या घरेलू क्लीनर, जो घर में क्लीन करने के लिए घरेलू क्लीनर होता है, सॉरी, और परफ्यूम स्प्रेयर, हाँ इस ठीक है, के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती हैं? तो कोशिका क्रिया के तो पर, ठीक है, बर्नौली के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से मतलब एक से अधिक या कोई नहीं। तो आप बताइए कि कोशिका क्रिया पर, बर्नौली के सिद्धांत पर, पास्कल का नियम पर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। हाँ तो सभी लोग बताएं इसका आंसर। हम्म हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो वो बोतलें होती हैं, राइट, जो स्प्रे की बोतल होती है, राइट, घरेलू में जो स्प्रे नहीं हम डालते हैं, कॉकरोच वॉकरोच आ जाता है, वो स्प्रे होता है, राइट। तो वो किस सिद्धांत पर काम करती है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती हैं। ठीक है, देखो, जो वो बोतलें होती हैं वो बर्नौली के सिद्धांत पे काम करती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का एक टुकड़ा, क्या बोला? बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। क्या बोला? बर्फ का जो एक टुकड़ा होता है, ठीक है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब, सॉरी, पानी से लबालब भरे बीकर, कोई एक बीकर है उसमें पानी का लबालब भरा है, उसमें तैर रहा है। जबकि पूरी बर्फ पिघल जाए तब, जब पूरी बर्फ बर्फ जो पूरी है वो बर्फ है वो पिघल जाए तब क्या होगा? पानी फर्श में फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा, पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा,
जल स्तर नहीं बदलेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए इसका आंसर, सभी बच्चे बताएं इसका आंसर होगा क्या। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो देते जाए, तो इसका जो आंसर है वो है जल स्तर नहीं बदलेगा। क्या इसका आंसर होगा, जल स्तर क्या होगा, नहीं बदलेगा, जैसे है वैसे ही जल है जो कि स्तर रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, वर्षा की बूंद, क्या बोला, वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण है। वर्षा की बूंद की गोलाकार जो आकृति होती है उसका कारण क्या है। द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव का घनत्व, या वायुमंडलीय दाब, या गुरुत्व। तो आप बताओ। तो सबको पता है, ये सबने पढ़ा होगा, ये हाई स्कूल में था बहुत बढ़िया तरीके से। 10th जिसने भी किया होगा, सबने किया होगा जब तैयारी कर रहे हैं। तो वो ये पृष्ठ तनाव की वजह से जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं, ठीक है, गोलाकार ऐसे होती है ना। हाँ, तो गोल होती हैं, तो ये किस वजह से होती है, ये पृष्ठ तनाव की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, पृष्ठ तनाव की वजह से होती है, ठीक है। सरफेस टेंशन बोलते हैं ना जिसे इंग्लिश में। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। हम्म अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा श्यानता, सबसे ज्यादा श्यानता होती है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है किसमें, जल की, वायु की, जल की, वायु की, खून की, या शहद की, या उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। बताइए सबसे ज्यादा श्यानता किसकी होती है, सभी बच्चे दे आंसर। तो सबसे ज्यादा जो श्यानता होती है इन इन चार में से किसकी होती है, खून की होती है कि जल की होती है कि वायु की होती है या शहद की होती है। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा जो श्यानता होगी वो शहद की होगी, बिल्कुल। जो द्रव जितने ही अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना से सबसे ज्यादा अधिक होती है। अगर इनका क्रम देखा जाए तो देखो, शहद की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, फिर इसके बाद किसकी होगी, शहद के बाद खून की होगी, और खून के बाद जल की होगी, और जल के बाद किसकी होगी, वायु की होगी। ओके। हम्म चलो अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, प्रेशर कुकर में खाना, बिल्कुल, प्रेशर कुकर में खाना पक जाता है क्योंकि, क्यों पक जाता है प्रेशर कुकर में। तो पहला ऑप्शन बोला, उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, मतलब उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा ध्यान से पढ़ें। पहले क्या बोला, उसने कहा उच्च दाब होता है, ठीक है, दाब कैसा होता है, उच्च होता है प्रेशर, ठीक है। तो क्या होता है, पानी क्या होता है, निम्न तापमान, मतलब तापमान क्या होता है, निम्न होता है, तो पानी उबलने लगता है, ये कारण बताया। फिर उन्होंने कहा उच्च तापमान, दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, मतलब उच्च दाब के कारण, जो उच्च दाब है उसके कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। देखो, तो ये चारों पॉइंट है, कम दाब के कारण पानी कम तापमान पर उबलने लगता है, निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तो बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है। तो इसका जो आंसर है कि जब उच्च दाब होता है, then उच्च दाब के कारण पानी उच्चतम तापमान पर उबलने लगता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसने भी बी ऑप्शन लगाया बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। ओके, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला, बैरोमीटर, क्या बोला, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, मतलब बैरोमीटर की जो अचानक ऊंचाई में वृद्धि क्या कर, हाँ, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, क्या इंगित करती है वृद्धि, तूफान या चक्रवात को। बैरोमीटर किसको जांच करता है एक तरीके से, तो तूफान या चक्रवात को, बारिश की संभावना को, सूक्ष्म मौसम को, अत्यंत सूक्ष्म मौसम को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए बैरोमीटर किसको चेक करता है, जल्दी, हाँ बिल्कुल। तो अत्यंत सूक्ष्म मौसम मौसम होगा उसको चेक करके बताएगा कि बैरोमीटर, ठीक है। तो अत्यंत सूक्ष्म मौसम को क्या करता है, बैरोमीटर चेक करता है, ठीक है। ये बीपीएससी सीडीपीओ में आया था, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो टॉपिक है हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश, राइट। प्रकाश के जो सारे क्वेश्चन है कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन इसके आते हैं, आप इसके आगे प्रकाश के पढ़ेंगे। प्रकाश का पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन। दृश्य स्पेक्ट्रम, क्या दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है, 1300 एंगस्ट्रॉम से 39 एंगस्ट्रॉम, 39 से 7600 एंगस्ट्रॉम, 7800 से 8200 एंगस्ट्रॉम, या 8500 से 9800 एंगस्ट्रॉम, ये उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर दें। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो होगा 39 से जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, राइट, क्या बोला, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सौर विकिरण, क्या बोला, हाँ, सौर विकिरण निम्न में से किस हाँ, परास में दिखता है। तो 100 से 400 mm,
एनएम, 400 से 700 एनएम, 740 से 10,000 एनएम, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सौर विकिरण में सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? बताइए किस परास में दिखता है सौर विकिरण? तो सब लोग कमेंट करें। तो सौर विकिरण जो दिखता है वो है 400 से 700 एनएम में दिखता है। कितने में दिखता है? 400 एनएम से 700 एनएम में क्या दिखता है? सौर विकिरण निम्न मतलब किस परास में दिखता है? तो इस परास में दिखता है, 400 एनएम से 700 एनएम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, दो कैंडला, क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोला दो कैंडला एक सामदिक, हाँ समदिक के स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। मतलब क्या कहने का मतलब कि दो कैंडला का, क्या कहने का मतलब दो कैंडला का एक हाँ समदिक, समदिक स्रोत जितना प्रकाश प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। वो कितना है? 2 पाई ल्यूमेन, 4 पाई ल्यूमेन, 8 पाई ल्यूमेन, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक या उसमें से एक से अधिक। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? बताइए सभी लोग। तो इसका, हाँ, दो कैंडला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह किसके मतलब वह है कितना प्रकाश पैदा करता है? 2 पाई ल्यूमेन, 4 पाई ल्यूमेन, 8 पाई ल्यूमेन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8 पाई ल्यूमेन। कितना करता है? 8 पाई ल्यूमेन, याद रखना। ठीक है, इज द राइट आंसर। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश, हाँ सबको पता है इस बारे में, प्रकाश की गति, क्या कह रहे हैं? प्रकाश की गति किसके बीच से जाती हुई न्यूनतम होगी? कांच से, निर्वात में, वायु में? बहुत सरल क्वेश्चन है, ये सबको पता है। ये नहीं बता पाए तो आप नकारा हो। राइट, तो प्रकाश की गति किसके बीच से जब निकलती है तो न्यूनतम हो जाती है? बताइए, कांच, निर्वात, जल, वायु? बिल्कुल बिल्कुल, आंसर होगा कांच इज द राइट आंसर। ठीक है, कांच इज द राइट आंसर। किस से जाएगी? कांच से जाएगी, जब क्या होगी? न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है। हाँ, किसी वस्तु या समझ भी लें, किसी वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। कांच से क्यों होती है? कांच से इसलिए होती है कि इसका अपवर्तनांक जो होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, और जिसका सबसे ज्यादा होगा तो उससे जब प्रकाश निकलेगा तो उसकी जो गति होगी वो न्यूनतम होगी। ठीक है, तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच से न्यूनतम होती है। ओके, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। अगला क्वेश्चन क्या बोला? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म द्वारा तथा अवतल लेंस द्वारा, साधारण दर्पण दर्पण द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। मतलब प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण संभव है वो किसके द्वारा संभव है? प्रिज्म द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, या साधारण दर्पण द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे संभव है? बताइए। तो वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सबको पता है, प्रिज्म द्वारा। ठीक है, तो प्रिज्म द्वारा इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ, जब देखो, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश की अवयवी बणों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया प्रकाश का वर्ण विक्षेपन इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपन संभव किसमें होता है? प्रिज्म में। याद रखो, वर्ण विक्षेपन किसमें होता है? प्रिज्म द्वारा। ठीक है, इज द राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला अगला क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, 20 सेंटीमीटर, क्या बोला है? 7वां क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? कम चमक वाला एक घोड़ा होगा, काली पट्टियों का एक जेब्रा होगा, काली पट्टियों का एक घोड़ा होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, क्या क्वेश्चन पढ़ना? 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी की उत्तल लेंस की सतह पर सफेद पट्टियां, हाँ सफेद घोड़े का प्रतिबिंब, क्या करें? उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो सभी बच्चे बताएं। तो वह कम चमक वाला एक घोड़ा होगा, क्योंकि काले रंग की पट्टियां तो कम चमक वाला एक घोड़ा होगा। बिल्कुल। चलिए इसके बाद, जिसने भी आंसर दिया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, समझने की कोशिश करिएगा। 8वां क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? एफ एल 10 सेंटीमीटर। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा।
तो बताइए, चार ऑप्शन दिए हैं, पढ़ लो एक बार। एफ एल 10 सेंटीमीटर की उत्तल लेंस की तरह, एफ एल 10 सेंटीमीटर के अवतल लेंस की तरह, इसमें उत्तल लेंस, इसमें अवतल लेंस की तरह, एफ एल ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की तरह, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इसमें से कोई नहीं। सब लोग आंसर दें, इसका आंसर दें, सभी बच्चे देते चले, एक अच्छी तरीके से इसका आंसर देते जाएं। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या हो सकता है? बताइए। क्या, तो इसको तो लगाना पड़ेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इसका जो फार्मूला होता है 1/f बराबर, सॉरी, म्यू माइनस म्यू डैश। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं 1/r1 प्लस वो माइनस 1/r2। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा एफ एल, जब आप सॉल्व करोगे हो जाएगा सॉल्व, 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस की तरह। ये जो सी ऑप्शन है इज द राइट आंसर। ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, नॉर्मली ये क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि क्या क्या, R1 और R2 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिएगा तो मतलब एफ एल क्या आएगा, जो एफ एल होगा वो ग्रेटर देन होगा 10 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की तरह होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है, इसलिए होता है क्योंकि, क्या कहने का मतलब है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, जो दृश्य प्रकाश में जल जो होता है वो पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देख सकते हैं। जो दूरस्थ वस्तुएं होती, तो जल की जो महीन बूंदें होती, कोहरा होता है, तो उनको नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, क्यों होता है, जैसे हम कहने का मतलब, जैसे हम कोई पानी है, पानी भरा है बाल्टी में, उसमें कुछ डाल दें और देखें तो वो दिख जाता है, दिखता है। और जब कोहरा होता है, बहुत सारी बूंदें होती हैं, तो हमें दूसरी तरफ नहीं दिखता है। तो क्यों नहीं दिखता, वो ये कारण है। तो इसका आंसर बताओ। तो ऑप्शन ए क्या बोला है, दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंद अपारदर्शी होती है, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित हो करता है, प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होने से प्रेक्षक की आंखें तक नहीं पहुंच सकती हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। तो बताइए इसमें से क्या आंसर हो सकता है? हाँ, तो सभी बच्चे इसका आंसर बताएं एकदम स्पीड के साथ। तो इसका जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर है अधिकतर प्रकाश क्या होता है, आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। जो अधिकतर प्रकाश होता है वो किस तरीके से होता है, वो बिखर कर आभासी, जो प्रकाश होता है वो बिखर जाता है, राइट। तो अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्ट निर्मित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एक बणी, क्या बोला, एक बड़ी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, जो एक बड़ी प्रकाश होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? जब एक बड़ी प्रकाश होता है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वो अपना कौन सा गुण नहीं बदलता है, ये पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, जल्दी स्पीड के साथ, तो वो है आंसर आवृत्ति। अपनी आवृत्ति चेंज नहीं करता है, क्या नहीं करता, आवृत्ति चेंज नहीं करता है। ठीक है, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, दृष्टि का खराब, क्या बोला है, एक सेकंड। हम्म, क्या बोला, दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि दोष खाली के नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से जानते हैं? चार नाम है, तो बताइए। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, प्रेस बायोपिया, ठीक है, ग्लूकोमा, या मोतियाबिंद। तो सबको पता है, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये तो सबको आंसर पता है इसको तो। हाँ बताइए, क्या होता है दृष्टि, क्या, क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। हाँ बिल्कुल ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। दृष्टि की खराबी, क्या बोला, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि दोष को, वो सॉरी, निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताइए क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो निकट दृष्टि को कहते हैं, यहाँ वो क्या कहते हैं, ये देखो, हाइपरमेट्रोपिया नहीं होगा, प्रेस बायोपिया भी नहीं होगा, ग्लूकोमा भी नहीं होगा, मोतियाबिंद भी नहीं होगा, इसको कहेंगे मायोपिया। क्या कहेंगे? मायोपिया। मायोपिया इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखो मायो, एक बार यहाँ लिख देता हूँ, मायोपिया। ठीक है,
निकट दृष्टि दोष के लिए क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, मायोपिया इज द राइट आंसर। चलें अगले क्वेश्चन की। हाँ देखो ये आ गया मायोपिया वाला। तो अब ये तो लगा ही देगा, मायोपिया ये वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति जिसमें व्यक्ति नहीं नहीं देख पाता, तो क्या नहीं, दूर की वस्तु स्पष्ट से, पास की वस्तु स्पष्ट से, या पास तथा दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो बताइए। तो मायोपिया, हाँ मायोपिया वह बीमारी है, बिल्कुल बिल्कुल। तो दूर की वस्तुएं जो स्पष्ट रूप से नहीं, जिसे हम निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं एक तरीके से, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं, सॉरी, स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाता है, तो ये क्या होगा, यही आंसर होगा, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, इसी मायोपिया। ये भी देखो सेम ही क्वेश्चन था इसके पहले, दृष्टि खराब होने पर निकट निकट दृष्टि दोष। ये जो है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष तो वही तो होता है जो जहां दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं। तो निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। और मायोपिया में क्वेश्चन है, वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति क्या करता है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष किसके क्या पूछा, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग में उपचारित किया जा सकता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तला, हाँ, उत्तला बतल लेंस, या अवतला अवतलोत्तल लेंस, अवतलोत्तल लेंस। ठीक है। हम्म, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से। तो निकट दृष्टि सबको पता है, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग में उपचारित किया जाता है, तो किसके, मतलब क्या उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष में, कौन सा लेंस उपयोग होता है, सबको पता है, बताइए सब आंसर। तो उसमें अवतल लेंस उपयोग होता है, क्या होता है उसमें बच्चों, अवतल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, किसका उपयोग होता है, अवतल लेंस का उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और देखते चलें। हाँ, दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है। देखो दूर, दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन पास की देख लेता है। भाई सबको पता है, अब इतना सरल क्वेश्चन को अगर आप आंसर नहीं दे पाते हो, जब दूर की नहीं दिखती है तो क्या निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसे। अब लो, चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा ये ब्लर है, अगला देखते हैं उसके बाद। हम्म, प्रकाश, क्वेश्चन क्या बोला, प्रकाश सात रंग होते हैं, प्रकाश में सात रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। रंगों को अगर अलग करना है तो उनका तरीका क्या है, प्रकाश में कितने रंग होते हैं, सात रंग होते हैं, रंगों को अलग करना है तो उनका एक तरीका बताओ। तो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ, तो देखो ये इसमें ऑप्शन ये क्या बोला, एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या होता है भैया, मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन में शायद पढ़ा था, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा, प्रिज्म से। किससे कर सकते हैं, प्रिज्म से। ओके, याद रखिएगा। चलें, हाँ, देखो मैं, हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन बहुत करने हैं, हमें बीपीएससी का भी एग्जाम लगा है, तो उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि किसी, क्या, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति, जो एक चश्मा होता है उसके लेंसों की शक्ति प्लस दो डायप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, आप बताओ। अगर किसी लेंस है कोई, उसकी जो शक्ति है उसकी दो डायप्टर डायप्टर है तो उसकी क्या होगा, तो भाई फार्मूला आपको याद होगा, फोकस दूरी का एफ बराबर 1/d, लेंस की क्षमता होती ना, ये क्या होती है, लेंस की क्षमता। ठीक है, और लेंस की क्षमता होती है तो 1/, यही तो है क्षमता, शक्ति है क्षमता, तो दो रख देंगे कि नहीं, डिवाइड करेंगे तो कितना, 2.5 मीटर में आएगा। ठीक है, अब इसको हम सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ओके, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, श्वेत प्रकाश की नली में कैसे, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं। सॉरी, कहने का मतलब है श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं। तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, ठीक है, या अणुओं को दलित करके। तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं, नली। ठीक है, तो नली में कैसे उत्पन्न करते हैं, तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं, वो करते हैं अणुओं को दौलित करके। ठीक है, अणुओं को दौलित करके करते हैं। ठीक है, दलित नहीं, दौलित, सॉरी।
कभी कभी एक दो वर्ड गलत हो जाया करें तो माफी चाहता हूँ उसके लिए। बट आप सब फीलिंग से समझा करें और क्वेश्चन को समझा करें कि पढ़ने से ज्यादा चीजें बढ़ेंगी। सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है क्या? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतलेंस या उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। बताओ सौर भट्टी में क्या उपयोग होता है? तो सबको पता है कि सौर भट्टी में जो उपयोग होता है, जो नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूँ, उसके अवतल लेंस उपयोग होता है। सौर भट्टी में क्या यूज होता है? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को सौर भट्टी में यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखो। ठीक है, अगर इसको देखो, सौर भट्टी के संरचनात्मक उपकरण है। सौर भट्टी एक संरचनात्मक उपकरण है जिसका उपयोग उच्च तापमान के उत्पादन हेतु किया जाता है। तो सौर भट्टी को ज्यादा से ज्यादा तापमान चाहिए, राइट? तो बस इसमें क्या अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का यूज करते हैं कि नहीं, बताओ। हम्म, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। क्या बोलने का? अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है। माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप या स्टेथोस्कोप। तो अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशिक उपकरण। क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? माइक्रोस्कोप इज द राइट आंसर। बिल्कुल, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़िए। ट्यूबलाइट में प्रकाश, क्या बड़ा? ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? ट्यूब में गैस, ट्यूब में ठोस धातु, ट्यूब में द्रव या ट्यूब में सीसा। तो सब लोग बताएं इसका आंसर कि किस, इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर बताने की कोशिश करें सभी बच्चे, राइट? ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ट्यूबलाइट में जो प्रकाश निर्भर करता है वो करता है ट्यूब में ठोस धातु पर। किस में करता है? ट्यूब में ठोस धातु पर। ठीक है, हाँ। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बिल्कुल, शीशे या पीबी, जो शीशे या पीबी का उपयोग किया जाता है सफाई के लिए, प्रकाश के संचरण हेतु, शक्ति के लिए या कमजोरी के लिए। तो शीशे का उपयोग किसमें करते हैं? प्रकाश का संचरण हेतु करते हैं। प्रकाश के संचरण हेतु शीशे का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा? बिल्कुल, अगला क्वेश्चन बोला, नाई की दुकान, क्या बोला? नाई की दुकान में दो समतल दर, दर्पण रखे जाते हैं। तो एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के लंबवत, 45 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि जो नाई की दुकान में सब कोई जाता होगा, राइट? तो जो नाई की दुकान में जो दर्पण होते हैं, समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो किस हिसाब से रखे जाते हैं वो समतल दर्पण? तुमने देखा एक आगे लगा होता है, एक पीछे लगा होता है। तो किस हिसाब से रखे जाते हैं? तो सभी लोग आंसर दें। तो वो एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं। ठीक है, तभी उसमें हम जो पीछे बाल कटते हैं तो उनको देख लेते हैं कि हाँ, पीछे कटे सही के नहीं कटे, राइट? इस तरीके से देख रहे हैं ना। तो एक दूसरे के समांतर रखे होते हैं। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या बोला? जब प्रकाश एक माध्यम से, क्या बोला? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है या बदलता है? कौन सा नहीं बदलता? वेग गति, रंगदैर्घ्य, आवृत्ति या अपवर्तनांक। ठीक है, तो क्या नहीं बदलता है? या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। ठीक है, ये बताइए कौन सा इसमें से आंसर हो सकता है? तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर हो सकता है? वो है आवृत्ति नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, सॉरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि पढ़ने में काम आने वाली ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस होते हैं? जो पढ़ने में काम आते हैं, पढ़ने पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? सॉरी, पढ़, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? अवतल से, उत्तल से, साधारण से या ए बी से? मतलब ए बी कौन, अवतल अवतल दोनों से। ठीक है, तो बताओ, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास, राइट? पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो आपको ये आंसर बताना है। तो सभी बच्चे बताएं इसका आंसर। तो वो उत्तल से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? उत्तल के बने होते हैं। देखो, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूरदृष्टि दोष को दूर करता है। दूरदृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर से वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। तो जब पढ़ते हैं तो कौन सा लेंस का यूज करते हैं? तो वो करते हैं ज्यादातर उत्तल लेंस टाइप को करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बड़े ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दर्पण के सामने, क्या क्वेश्चन क्या बोला, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। जब दर्पण होता है तो उसके सामने जब खड़े होते हैं, राइट, तो उसको अपना मतलब जो होता है, दर्पण होता है वो तो अपना मतलब प्रतिबिंब होता है वो बड़ा लगता है, ठीक है, लगता है कि नहीं। तो इसका तात्पर्य दर्पण, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा होता है, अवतल, समतल, उत्तल या बेलनाकार के साथ बाहर की तरफ उभरे उभरे हुए, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका आंसर बताने की कोशिश करें तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर जो हो सकता है वो है अवतल, राइट। जब दर्पण में जब बड़ा दिखता है तो एक मतलब वो दर्पण का प्रकार कौन सा होता है, तो वो अवतल होता है। कैसा होता है बच्चा, अवतल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलेंगे इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकेंड। हम्म अगला 27 क्वेश्चन बोल रहा है, एक सेकंड, 27 क्वेश्चन बोल रहा है, अव हाँ, अवधरक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। आवर्धक कांच में, आवर्धक कांच में, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए कि किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है आवर्धक कांच में, तो ये किया जाता है उत्तल लेंस, ठीक है। किस प्रकार का लेंस आवर्धक कांच में उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, नहीं समझे तो मैं डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलो, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है कैसी, तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, या तरंग के कण या किसी के समान नहीं। तो बताइए प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है, तो बताइए प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। हाँ, जल्दी जल्दी बताना, बिल्कुल। प्रकाश विकिरणों की जो प्रकृति होती है वो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। किसके समान होती है, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, ठीक है। चलो, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है विवर्तन, विवर्तन झंझरी, ठीक है, का उपयोग करके, झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी के किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो विवर्तन पैटर्न एक साथ संकीर्ण एवं सघन हो जाता है, विवर्तन पैटर्न नहीं बदलता है, विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है, तो वो है विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है। जो विवर्तन पैटर्न होता है वो व्यापक हो जाता है और कैसा हो जाता है, दूर दूर हो जाता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, रमन प्रभाव सर सीबी रमन के कारण है। रमन प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो रमन प्रभाव है तो सर सीबी रमन के कारण होता है, और रमन प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है, तो रमन प्रभाव प्रकाश के प्रत्यास्थ प्रकीर्णन का उदाहरण होता है। हाँ, प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद बढ़ती भी है और घटती भी है। हाँ, आपतित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद केवल कम हो जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद भी घटती भी है, ठीक है। चलो, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, रात के समय खुले आकाश में तारों के हाँ, टिमटिमाने के को किससे समझाया जा सकता है। प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के ध्रुवीकरण से, प्रकाश के व्यतिकरण से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बताइए इसके बारे में। तो जो रात में आकाश में तारे टिमटिमाते हैं तो उसको कैसे समझाया जा सकता है, किस वजह से समझाया जा सकता है, तो आप बताएंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण उन्हें समझाया जा सकता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है वो, ठीक है। बिल्कुल, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई कोई क्वेश्चन थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो को ये है जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है, मैं बता देता हूँ। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है। तो सबको पता है यार, ये तो ऑप्शन मतलब आंसर देने की जरूरत ही नहीं, सूर्य के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हम्म अगला क्वेश्चन बोला है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होती है।
जल के माध्यम में, निर्वात में, वायु में, कांच में, सबको पता है यार। अभी मैं सेम क्वेश्चन करा रहे हैं, में से कोई नहीं, एक से अधिक, तो सबको पता है कि प्रकाश की जो गति होती है वो सबसे ज्यादा कम किस में होती है। बता दो तो सबसे कांच में होती है सबसे कम। अब किस कारण है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है। जब सूर्य का प्रकाश है वो धरती की सतह पर पहुंचता है तो वो उसमें समय कितना होता है। तो सभी बच्चे बताएं कि कितना समय मतलब कितना समय लगता है जब सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है। बताइए, सभी लोग कमेंट करें। 4.2 सेकेंड, 4.8 सेकेंड, 8.5 मिनट और 3.6 घंटे। बताओ, तो ये तो सबको पता होगा, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा, कितना होगा। बिल्कुल 8, 8.5 मिनट, मतलब 8.5 नहीं, 8.5 मिनट, सॉरी। ठीक है, इतने ही लगता है। ठीक है, जब प्रकाश आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकंड रुक जाइएगा, अभी कितना क्वेश्चन है मैं देख लूं एक बार पीडीएफ। बस हाँ। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है 5 मिनट में। अभी सब सेम क्वेश्चन किया था, 8 मिनट में, 10 मिनट में, और में से कोई नहीं। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है, तो वो सबको पता है कि इसमें आंसर नहीं दिया। 8.5 मिनट में पहुंचता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो है वो है अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा। राइट, तो किसका मतलब, कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। तो बताइए, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, सबको पता है, सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, सौर ऊर्जा क्या है, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, आगे आगे है अगला टॉपिक, जिसका नाम है ऊष्मा एवं ऊष्मा की गति। ऊष्मा की गति, हाँ, ऊष्मा गति। तो ये है अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे, जो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे अंत करते हैं। सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में अच्छी एनर्जी के साथ। ओके, बाय बाय।